नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे आप लोगों के मध्य पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह अपना भारत शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह अपना प्यारा भारत पहला स्थान प्राप्त किया। और बताइएगा, ये जो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स जो संपन्न हुआ है यह किस स्टेडियम में हुआ था? नई दिल्ली में। यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो जाएगा। बताइएगा, अमृतसर शहर की स्थापना जो है किस गुरु के द्वारा की गई थी? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। रामदास, हाँ सही बोले, रामदास के द्वारा की गई थी। अमृतसर की स्थापना किन्होंने की थी? गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। और गुरु रामदास हवाई अड्डा जो हो जाएगा वो अमृतसर शहर में ही हो जाएगा। और बताइएगा, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? या चंडीगढ़ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? ली कार्बूजियर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? ली कार्बूजियर हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन था? हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन थे? यह सुधाकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुधाकर हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? या साथी ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? या सारथी ऐप हो जाएगा। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? यह 91वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 91वां यानी 91 स्थान प्राप्त हुआ था। बताइएगा, अभी वर्तमान में भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 102वां स्थान हो जाएगा। वर्तमान में भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 102वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 जो है वह किस तिथि को मनाया गया है? यह 16 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है? 16 मार्च को मनाया गया। और बताइएगा, मिशन इंद्रधनुष जो था यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित हो जाएगा? टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज किया है? यह थाईलैंड के मध्य किया है। किसके मध्य किया है? थाईलैंड के साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज किया है। और बताइएगा, वर्तमान में थाईलैंड की प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? थाईलैंड की वर्तमान में प्रधानमंत्री चारवीना कुल हो जाएंगी वर्तमान में। बताइएगा, और साने तकाची कहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? या जापान की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी साने तकाची? जापान की हो जाएंगी। भाई चारवाना विकुल करके जो है वही हो जाएंगी थाईलैंड की प्रधानमंत्री। बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डेसॉल्ट राइफल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है? 114 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 114। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डेसॉल्ट राइफल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील मंजूरी की है? 114 हो जाएगी। और बताइएगा, S-400 जो भारत खरीदेगा यह किससे खरीदेगा? या रूस से खरीदेगा। S-400 किससे खरीदेगा? रूस से खरीदेगा। और ये भी क्या हो जाएगा? युद्धक विमान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? युद्धक विमान हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ है? या मुंबई में हुआ है। और इसमें कौन सा गीत बजता है? जय हो। अभी हाल फिलहाल में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। जिसमें गाड़ी चलाते हैं ना तो जय हो का रिदम बनता है, यानी जय हो जो सॉन्ग है उसी का रिदम बनता है उस पर गाड़ी चलाने पे। बताइएगा,
हाल ही में तारिक रहमान जो है किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? या बांग्लादेश के हो जाएंगे। हाल फिलहाल में तारिक रहमान जो हो जाएंगे किस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? बांग्लादेश के हो जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? या बालेन शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बालोन शाह है, बालोन शाह, हाँ बालोन शाह हो, बालोन शाह। बताइएगा, हाँ बताइएगा, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के 22 संस्थानों और आईआईटी गुवाहाटी ने किस देश के गीफू विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है? या जापान के मध्य किया? हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के 22 संस्थानों और आईआईटी गुवाहाटी ने किस देश के गीफू विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है? या जापान के साथ किया है? सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा, जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। और यह किस द्वीप पर अवस्थित है? होन्शु द्वीप पे हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे हो जाएगी? होन्शु द्वीप पे हो जाएगी। और बताएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। और इसी में पूछ देगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा, हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मनामा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मनामा में। हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मनामा में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहां में किया है? या असम में किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहां में किया है? या असम में किया है? बताइएगा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहां शुरू होगा? या नई दिल्ली में हो जाएगा? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहां संपन्न होगा? यह नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए, हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लोहा अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी हो गई है? या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हो जाएगी। कौन हो जाएगी? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एनएमडीसी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? एनएमडीसी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम को कहां लॉन्च किया गया है? या गुजरात में लॉन्च किया गया? हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम को कहां लॉन्च किया गया है? या गुजरात में लॉन्च किया गया है? बताइएगा, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाई की गई NOPV2 वैक्सीन का संबंध किससे हो जाएगा? या पोलियो से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पोलियो से संबंधित हो जाएगा। और बताइएगा, अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से दो देश जो हैं WHO की सदस्यता को त्याग दिए हैं? अमेरिका और अर्जेंटीना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमेरिका और अर्जेंटीना, दोनों त्याग दिए हैं सदस्यता WHO की। बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? या राहत योजना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? राहत योजना प्रारंभ की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत बाद मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? राहत योजना प्रारंभ की है। बताइएगा, और 25,000 रुपए इसमें यानी कि फर्स्ट टाइम इलाज के लिए दिया जाएगा। बताइएगा, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? यह जयंती कुमारेश को चुना गया। किनको चुना गया? जयंती कुमारेश को चुना गया। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? जयंती कुमारेश को चुना गया है। बताइएगा, हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय के द्वारा हेरात पोस्ट त्योहार का आयोजन हुआ है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? किस पर्व से संबंधित हो जाएगा? महाशिवरात्रि से हो जाएगा। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में, और हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। हेरात आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। खीर भवानी कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और हरेली कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और हेरात कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। हरेला हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा। और बताइएगा, एकमात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ के कौन थे जिनको 59वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल, जिनका निधन हो गया हाल फिलहाल में। कौन हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। हाँ, और 60वें क्रम का भी हाल फिलहाल में घोषणा हुई है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? यह 1 लाख करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख करोड़। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? 1 लाख करोड़ हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में बोधन AI किसके लिए प्रारंभ किया गया है? हाल ही में बोधन AI किसने प्रारंभ किया है?
किसने प्रारंभ किया? यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। हाल ही में बोधन एआई किसने प्रारंभ किया है? यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। बताइएगा हाल ही में 98वें एकेडमी अवार्ड्स 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वन बैटल आफ्टर अनदर को चुना गया। हाल ही में 98वें एकेडमी अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वन बैटल आफ्टर अनदर हो जाएगा। बताइएगा एशिया का नोबेल प्राइज किसको कहा गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा गया। और बताइए नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? ओस्ले, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में शांति का पुरस्कार दिया जाता है। बाकी सारे कहाँ दिए जाते हैं? स्विट्जरलैंड के स्वीडन के स्टॉकहोम में। बबलू जी थोड़ा ध्यान रखिए, स्वीडन के स्टॉकहोम में बाकी सारे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बताइएगा हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? या रूस के द्वारा दिया गया। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किस देश के द्वारा दिया गया? रूस के द्वारा दिया गया। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहां लॉन्च किया है? या जयपुर राजस्थान में हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहां लॉन्च किया है? या जयपुर में लॉन्च किया। और अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान। सही जवाब है राजीव भैया, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। और किस राज्य के द्वारा 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? या मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। और दलहनों में आत्मनिर्भरता पे भी जोर दिया गया है। कृषि मंत्री ये किए थे। बताइएगा हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना है, स्मृति मंधाना जो क्रिकेट की खिलाड़ी हो जाएंगे। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना जो क्रिकेट की खिलाड़ी हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? किस देश के साथ? या फ्रांस के साथ समझौता किया। हाल ही में भारत ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? या फ्रांस के साथ किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में पंचू डोला उत्सव 2026 कहां आयोजित हुआ है? या उड़ीसा में आयोजित हुआ है। हाल ही में पंचू डोला उत्सव 2026 कहां आयोजित हुआ है? या उड़ीसा में आयोजित हुआ है। और बताइए यात्रा महोत्सव कहां मनाया जाता है? त्रिपुरा में हो जाएगा। यात्रा महोत्सव कहां हो जाएगा? त्रिपुरा में हो जाएगा। और बताइएगा गाय यात्रा कहां मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। गाय यात्रा कहां मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। घोड़ा यात्रा महाराष्ट्र हो जाएगा। गाय यात्रा नेपाल, घोड़ा यात्रा महाराष्ट्र और सीधे यात्रा उत्सव रहेगा तो त्रिपुरा हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 700 T20I विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन निर्मित बन गए हैं? यह राशिद खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राशिद खान अफगानिस्तान के हैं। बताइएगा और शतरंज पे प्रतिबंध लगाने वाला एशियाई देश कौन सा है? अफगानिस्तान के द्वारा ही लगाया गया। शतरंज खेल पे प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया? अफगानिस्तान के द्वारा लगाया गया। और बताइएगा किस देश का राष्ट्रीय खेल शतरंज है? या रूस का हो जाएगा। किस देश का राष्ट्रीय खेल शतरंज हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा हमारे पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी हो जाएगा। हमारे पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? यह मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया। हाल ही में पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? यह मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता। और बताइएगा फीडे रैंकिंग जो है किस खेल में दी जाती है? या शतरंज खेल में दी जाती है। फीडे रैंकिंग किस खेल में दी जाती है? या शतरंज के खेल में दी जाती है। और शतरंज के चेस बोर्ड में जो होते हैं वो खांचों की संख्या कितनी होती है? 64 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में पोट्टी श्री रामुल्लू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? या आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। हाल ही में पोट्टी श्री रामुल्लू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में हो जाएगा। और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना वीरा मुथु करके जो है तमिलनाडु के उनको मिला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 59वां तो आपका विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे जिनका देहांत हो गया। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? या हरियाणा से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध कहां से हो जाएगा? हरियाणा से हो जाएगा। और बताइएगा हमारे भारत में वर्तमान में मौजूद अभी जो हमारा भारत जो है इसमें वर्तमान में मौजूद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा जो है वह कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कहाँ लॉन्च किया गया है? या तमिलनाडु में लॉन्च किया गया? कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना का वज्रघात अभ्यास कहाँ हुआ है? या राजस्थान में हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना का वज्रघात अभ्यास कहाँ हुआ है? या राजस्थान में हुआ था। और बताइएगा ऑपरेशन सर्द हवा जो है वह किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा जो है वह किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? राजस्थान में ही चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? राजस्थान में। बताइएगा हाल ही में विक्रम एलएलएम जो है वह किसने लॉन्च किया है? किस लॉन्च किया गया या क्या है? या सर्वज्ञ एआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ एआई। विक्रम एलएलएम किससे लॉन्च किया गया? सॉरी, किससे लॉन्च किया गया? सर्वज्ञ एआई से लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया? सर्वज्ञ एआई से। बताइएगा हाल ही में इंडियन वेल्स में बीएनपी पारिबा ओपन का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? या जॉनिक सीनर के द्वारा जीता गया है। हाल ही में इंडियन वेल्स में बीएनपी पारिबा ओपन का एकल खिताब किसने जीता है? जॉनिक सीनर के द्वारा जीता है। और जॉनिक सीनर का संबंध किस देश से हो जाएगा? इटली से हो जाएगा। और डेविस कप खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? इटली के द्वारा जीता गया। और डेविस कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? लॉन टेनिस। सही जवाब हो जाएगा। किससे हो जाएगा? लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ में किया है? या दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया है? या दिल्ली में किया है। और बताइएगा यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और 93 से इसका नाम शायद यूरोपीय यूनियन किया गया है। 58 में हुई थी। और ब्रिटेन जो है ईयू से कब अलग हो गया है? या 2020 में अलग हो गया। ब्रिटेन ईयू से कब अलग हो गया है? 2020 में अलग हो गया है। बताइएगा हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? या साउथ कोरिया के हो जाएंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? या किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? या साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज की होमवर्क सीरीज में जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा पूना पैक्ट जो था यह कब हुआ था? यह 1932 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और बताइएगा पूना पैक्ट जो हुआ था यह किन दो व्यक्तियों के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के मध्य क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। और यह किस जेल में हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। बताइएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हो जाएगा। 12/7/17। प्रथम हो जाएगा 12 नवंबर 1930 और दूसरा हो जाएगा 7 सितंबर 1931 और तीसरा हो जाएगा 17 नवंबर 1932 हो जाएगा। और बताइएगा कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया गया था कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। और किस जहाज से गए थे? एसएस राजपूताना से गए थे। किससे गए थे? एसएस राजपूताना से गए थे। बताइएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। और किन्होंने की थी? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं एसएम जोशी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 3 मई 1939 को। और किन्होंने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। शायद कन्नौज में किए थे ये। कन्नौज में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में की हुई थी 3 मई 1939 को। किन्होंने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। बताइएगा मुक्ति दिवस जो है वह किस संगठन के द्वारा मनाया गया था? मुक्ति दिवस या मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था? मुक्ति दिवस किस संगठन के द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। और मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। कब हो जाएगा मास्टर साहब? 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। और किस उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस मनाए थे?
कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद जो थी, जो शासन कर रही थी, उसके त्याग देने के कारण मनाए थे मुक्ति दिवस। किसके कारण मनाए थे? कांग्रेस जो शासन चला रही थी, इसके त्याग देने के पश्चात जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा? मुस्लिम लीग। 1937 में पार्टी का गठन, मतलब सरकार में आई थी पार्टी, और 28 माह के शासन के पश्चात जो त्याग दिया था, उसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मनाया गया था? मुक्ति दिवस मनाया गया था। बताइएगा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में की गई थी। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में की गई थी, और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किस अधिवेशन में की गई थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। बताइएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। और किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? लिनलिथगो के कार्यकाल में आया था। किसके कार्यकाल में आया था? लिनलिथगो के कार्यकाल में आया था। बताइएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है यह कब आया था? यह 8 अगस्त 1942 को आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1942 को आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945, 22 जून 1945। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 22 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। बताइएगा और शिमला सम्मेलन जो था यह कैसा सम्मेलन था? यह राजनीतिक दलों का सम्मेलन हो जाएगा। कि किनका सम्मेलन हो जाएगा? शिमला सम्मेलन राजनीतिक दलों का सम्मेलन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को हुआ था। बताइएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। किस संगठन के द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और किस संगठन के द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। पता है भारत का जो विभाजन हुआ था वह किस योजना के उपरांत हुआ था? माउंटबेटन योजना के उपरांत हुआ था। भारत का विभाजन किस योजना के उपरांत हुआ था? माउंटबेटन योजना के उपरांत हुआ था। और बताइएगा माउंटबेटन योजना जो थी यह कब आई थी? 3 जून 1947। सही जवाब हो जाएगा 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। और बताए माउंटबेटन योजना जो आई थी इसमें भारत के विभाजन की नींव रखी गई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएंगे। बताइएगा आजादी के समय स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। आजादी के समय जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947 को हुई थी। पता है भूदान आंदोलन जो था यह किस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। और इन्हीं को एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। बताइएगा भूदान आंदोलन में सर्वप्रथम भूमि दान किन्होंने की थी? रामचंद्र रेड्डी जी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? रामचंद्र रेड्डी जी के द्वारा सबसे पहले भूमि दान की गई थी। और भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951। 18 अप्रैल 1951 को क्या हुआ था? भूदान आंदोलन हुआ था। और जिसमें सर्वप्रथम भूमि दान किन्होंने की थी? रामचंद्र रेड्डी साहब के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? रामचंद्र रेड्डी साहब के द्वारा। बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और बताइएगा मैं साम्राज्यवाद के नाश की इच्छा रखता हूँ या साम्राज्यवाद के पतन की इच्छा रखता हूँ, या किनके द्वारा कहा गया था? भगत सिंह के द्वारा ही कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? भगत सिंह के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहन, मेहर यूसुफ अली। हाँ मेहर यूसुफ अली हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा दिल्ली चलो का नारा किन्होंने दिया था? क्या सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था? दिल्ली चलो का नारा किन्होंने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। बताइए जय हिंद का नारा किन्होंने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। दिल्ली चलो एवं जय हिंद का नारा किन्होंने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। बताइएगा हाँ सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था। बताइएगा करो या मरो का नारा किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। पता है पूर्ण स्वराज का नारा किन्होंने दिया था? JL नेहरू के द्वारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज ना जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का नारा किन्होंने दिया था? जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा दिया गया था। पता है वेदों की ओर लौटो किन्होंने कहा? दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। वेदों की ओर लौटो किन्होंने कहा था? दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। तो साथियों हिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त हो गया डिस्कशन के माध्यम से। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
उड़ीसा में कछुओं की अनेक प्रजाति पाई जाती है, लेकिन संरक्षण किस प्रजाति को प्राप्त है, किस कछुओं प्रजाति को प्राप्त है? ऑलिव रिडले हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑलिव रिडले को संरक्षण प्राप्त है, जो यानी कि प्रजनन के लिए जो है उड़ीसा के तट पे आते हैं। और बताइएगा ऑपरेशन ओलिव चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा तट पे, उड़ीसा के तट पे ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षण के लिए। बताइएगा बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में हो जाएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। और बताइएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में कब संरक्षित किया गया था? 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व को जो है टाइगर रिजर्व के तौर पर कब संरक्षित किया गया था? 1974 में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ओलिव रिडले जो है ये कहाँ से आते हैं? भारत हाँ, दक्षिण अमेरिका से आते हैं। कहाँ से आते हैं? दक्षिण अमेरिका से आते हैं। बताइएगा भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कहाँ में स्थित कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के समीप भारत का पहला समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? या गुजरात का हो जाएगा। भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कहाँ में स्थित कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के समीप भारत का पहला समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? या गुजरात का हो जाएगा। बताइएगा आर्कटिक के अंटार्कटिका के किस क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है? या रॉस सागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रॉस सागर क्षेत्र को। अंटार्कटिका के किस क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है? या रॉस सागर को किया गया। और कब किया गया है? 2016 में किया गया। कब किया गया है? 2016 में। बताइएगा रॉस सागर जो है वह पृथ्वी पर मौजूद जो है अंतिम अपरिवर्तनीय समुद्री पारितंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम अपरिवर्तनीय समुद्री पारितंत्र हो जाएगा। और समुद्र का पारितंत्र कैसा होता है? उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उल्टा होता है। बताइएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र जो है वह कहाँ हो जाएगा? या अमेरिका का में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका में पापाहानाउमोकु की समुद्री संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पापाहानाउमोकुआ की समुद्री राष्ट्रीय। नाम थोड़ा बड़ा है। बताइएगा IUCN जो है इसके अनुसार पवित्र उपवन का एक रूप कौन सा हो जाएगा? या प्रकृति की आराधना हो जाएगी। IUCN के अनुसार पवित्र उपवन का एक रूप क्या हो जाएगा? प्रकृति की आराधना हो जाएगी। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? 48 में शायद। हाँ 48 में IUCN। बताइएगा जैव मंडल शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? या एडवर्ड स्वेज के द्वारा किया गया था। जैव मंडल शब्द का सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था प्रयोग? या एडवर्ड स्वेज के द्वारा किया गया था। बताइएगा यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव और जैव मंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? या 1971 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1971 में प्रारंभ किया गया था। और बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। बताइएगा भारत जो है विश्व के कितने बड़े पारिस्थितिकी विविधता वाले देशों में से एक है जहां विश्व का 60 से 70% विविधता पाई जाती है? 17 बड़े देशों में से एक हो जाएगा जिसमें 60 से 70% विविधता पाई जाती है। और बताइएगा जैव विविधता जो है भूमध्य रेखा के समीप आने पर बढ़ती है या दूर जाने पर बढ़ती है? समीप आने पर बढ़ेगी। कहाँ हो जाएगी? समीप आने पर बढ़ेगी। और बताइएगा भूमध्य रेखा पर अत्यधिक जैव विविधता होती है। बताइएगा नीलगिरी क्षेत्र जो है भारत के 18 जैव मंडलों में नीलगिरी क्षेत्र को जो है किस वर्ष भारत का जैव मंडल निकाय निश्चय घोषित किया गया था? या 1986 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1986 में। और नंदा देवी को कब घोषित किया गया था? 1988 में घोषित किया गया था। नंदा देवी को कब घोषित किया गया था? 1988 में घोषित किया गया था। और बताइए नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सुंदरवन जो है जैव मंडल निश्चय ये कहाँ हो जाएगा? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। सुंदरवन कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और सुंदरवन को कब मान्यता दी गई थी? 1989 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1989 में। बताएगा सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा जैव मंडल निश्चय? या उड़ीसा में हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। और बताए दिहांग दिबांग कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। दिहांग दिबांग कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और बताए दीफू दर्रा जो है वो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। दीफू दर्रा कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। हाँ दीफू अरुणाचल में है।
बताइएगा पंचमढ़ी जो जैव मंडल निश्चय है भारत के 18 जैव मंडल निश्चयों में यह किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और पंचमढ़ी को कब मान्यता दी गई थी? 1999 में दी गई थी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और पंचगनी कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। पंचगनी महाराष्ट्र, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब बताइए सांची का स्तूप कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सांची का स्तूप कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा अचान कमार अमरकंटक जो है इसको जैव मंडल निश्चय के रूप में घोषित कब किया गया था? यह 2005 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2005 में। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हो जाएगा वह भारत का कौन सा हो जाएगा? या कच्छ का रण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? डिब्रूगढ़ का साईखोबा हो जाएगा। डिब्रूगढ़ का कौन सा हो जाएगा? साईखोबा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? डिब्रूगढ़ का साईखोबा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों इन्वायरमेंटल साइंस के अनुसार जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज का जो पॉलिटी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 1 में हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 1 में उल्लेखित हो जाएगा। और बताइएगा नागरिकता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में है? यह 5 से 11 हो जाएगा। कहां से कहां हो जाएगा? 5 से 11 हो जाएगा नागरिकता का उल्लेख। बताइएगा संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है या जिनके माता पिता जो है भारत के नागरिक हों। यह इसका उल्लेख जो अनुच्छेद 5 में होता है। किंतु कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपवाद में रहते हैं, जिनका जन्म भारत में होने के उपरांत भी उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाती है? राजनयिकों के बच्चे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजनयिकों के बच्चे। मतलब अन्य देश के जो राजनयिक भारत में मौजूद होते हैं ना, उनका बच्चे का जन्म भारत में होगा लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 53 में हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 53 में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? यह अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। संसद जो है विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। बताइएगा उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 64 में हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 64 में हो जाएगा। और बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। सही जवाब हो जाएगा। कितने वर्ष की होती है? 30 वर्ष की होती है। और बताइएगा उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनकी न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी होती है? मतलब उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष 35 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी और महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। बताइएगा संसद का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 79 में हो जाएगा। सरला से याद रखिएगा, संसद, राज्यसभा और लोकसभा सरला 79, 80, 81। हाँ इस तरीके से याद रखिएगा। बताइएगा राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 86 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 86 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 86 में उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? या काकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकस कहा जाता है। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? काकस कहा जाता है। और बताइएगा किसी भी दल जो होता है यानी चुनाव जो लड़ते हैं, राजनीतिक दल जो हो जाएंगे, इनको राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितने न्यूनतम राज्यों में मतदान प्राप्ति की आवश्यकता होती है? 4 राज्यों में हो जाएगी। कितने राज्यों में हो जाएगी? 4 राज्यों में राजनीतिक दल की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? 4 राज्यों में हो जाएगी। और कुल लोकसभा मतगणना का कितना प्रतिशत की आवश्यकता होती है? 2% की आवश्यकता होती है। कितने प्रतिशत की आवश्यकता होती है? कुल लोकसभा के मतगणना की 2% की आवश्यकता होती है। और न्यूनतम राज्यों की कहेगा तो 4 राज्यों की आवश्यकता होती है। बताइएगा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? यह अनुच्छेद 89 में हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 89 में उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा
धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 109 में हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और धन विधेयक कहेगा तो सीधे 110 हो जाएगा, परिभाषित किया गया इसको। बताइएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 111 में हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 111 में हो जाएगा। बताइए भारत में न्यायपालिका की न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। न्यायिक पूर्णावलोकन के अनुसार न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो उनको क्या घोषित कर दिया जाता है? निरस्त घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है? निरस्त घोषित कर दिया जाता है। बताइएगा सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों का कितना भाग होती है? 1/10 भाग होती है। कितनी होती है? 1/10 भाग। सदन में किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों का कितना भाग होती है? 1/10 भाग होती है। कितना भाग होती है? 1/10 भाग होती है। बताए सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्री, संसदीय सचिवों और विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए बैठने का स्थान कहाँ नियत रहता है? पीछे की ओर होता है। उनको क्या कहा जाता है? बैक बेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक बेंचर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बैक बेंचर कहा जाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उनको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। और बताइएगा अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं संतुलित अवस्था में रहेंगे तो उनको कौन सा समीकरण कहा जाता है? संतुलित समीकरण कहा जाता है। कौन सा समीकरण कहा जाता है? संतुलित समीकरण का। अभिकारक और उत्पाद के मध्य जो हो जाएगा बराबरी मतलब संतुलित अवस्था में रहेगा तो उसको कौन सा समीकरण कहा जाएगा? संतुलित। और असंतुलित व्यवस्था में रहेगा तो उसको कौन सा समीकरण कहा जाएगा? कंकाली समीकरण कहा जाएगा। कौन सा समीकरण कहा जाएगा? कंकाली समीकरण कहा जाता है। बताइएगा आतिशबाजी में हरा रंग के लिए किसका प्रयोग किया था? बेरियम का प्रयोग किया। बेरिलियम का बेरियम का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा लाल रंग के लिए आतिशबाजी में किसका प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोंसियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोंसियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो किसका उत्पाद के तौर पर किसका अवक्षेप जो है दही के समान उजला अवक्षेप प्राप्त होता है? या सिल्वर क्लोराइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड का जो है दही के समान उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो अवक्षेप के तौर पर क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। और बताए कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। एकदम सही जवाब है बबलू जी। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किन किन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? या उष्मा प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस किस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? उष्मा प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बताइएगा वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है इसको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। वैसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उनको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और बताइए श्वसन कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। श्वसन कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। और बताइए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का शोषण होता है उसको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। और बताइएगा प्राकृतिक गैस जो होती है इसका दहन जो हो जाएगी या कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी हो जाएगी। जलाइएगा तब उष्मा उत्पन्न होगी ही ना, इसलिए उष्माक्षेपी हो जाएगी। बताइएगा वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। जब उदाहरण के तौर पर जब हम एक बोतल को समान मात्रा में हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर प्रकाश स्रोत में से प्रकाश देते हैं तो विस्फोटक के रूप में रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का स्वरूप हो जाएगा। बताइएगा पौधे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल का अवशोषण कर भोजन निर्मित करना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी?
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रकाश। ये भी प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही हो जाएगी। बताइएगा जब दो विलयनों के आपस में मिलाने या किसी विलयन में गैस प्रवाहित करने से अचानक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है तो ठोस पदार्थ अवक्षेप तथा यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। और सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? विलय बट्टा विलयन गुने 100 होता है। विलय बट्टा विलयन गुने 100 होता है। सांद्रता परसेंटेज जो प्राप्त करना रहता है। बताइएगा अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके किन किन चीजों का निर्माण करते हैं? या लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके किन किन चीजों का निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। वैसे इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब दो सदृश्य या असदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं तो इसको कौन सा बंध कहा जाता है? सहसंयोजन बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहसंयोजन बंध कहा जाता है। और सबसे मजबूत बंध कौन सा है? सहसंयोजन। एकल है। सबसे कमजोर तो गुरुत्वाकर्षण है। हाँ, एकल बंद हो जाएगा। एकल बंद सबसे मजबूत हो जाएगा। बताइएगा पीएच स्केल की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की? सोरेनसन के द्वारा। और कब की गई थी? 1909 में की गई थी। पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1909 में की गई थी। बताइएगा जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो इसको कौन सा बंध कहा जाता है? वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो इसको कौन सा बंध कहा जाता है? वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत संयोजी बंध हो जाएगा। जिसमें Na+Cl को मिलाने पे क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये कैसा बंध हो जाएगा? वैद्युत संयोजी बंध हो जाएगा। बताइएगा समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 हो जाएगा। समुद्री जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा। सोडियम अथी है हाइड्रोक्साइड का। बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच स्तर जो होता है कितने से कितने के मध्य होता है? 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और इसका परिसर कितना से कितना के मध्य होता है? 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होता है। बताइएगा लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। लार का पीएच मान 6.5 जबकि दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। बताइएगा बबलू जी अम्ल वर्षा के पीएच मान का स्केल कितना से कम से होने पर अम्ल वर्षा मानी जाती है? 5.6। और दंत 6 कितने पीएच मुंह का पीएच मान कम होने से 5.5 से कम होने पर दंत 6 हो जाता है जिसमें मुंह की अम्लता अत्यधिक हो जाती है। और बताइएगा शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। और बताइए नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 और नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए कैंकर रोग जो है वो किसमें हो जाता है? नींबू में ही हो जाता है। कैंकर रोग किसमें हो जाता है? नींबू में ही हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? सर्वोच्च एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। बताइएगा सीडीएस का पद जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल डीवी सेटकर के अध्यक्षता वाली सेटकर समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। और बताइएगा पुंछी आयोग जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? पुंछी आयोग केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित हो जाएगा। और पुंछी आयोग कब आया था? 2007 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। पुंछी आयोग कब आया था? 2007 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? या खड़गवासला में हो जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ हो जाएगा? खड़गवासला में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ हो जाएगा? यह नई दिल्ली में हो जाएगा। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ हो जाएगा? खड़गवासला में। और नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। पता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। और बताया डिफेंस सर्विस
सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ हो जाएगा, या वेलिंगटन में हो जाएगा, केरल में है वेलिंगटन। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ हो जाएगा, वेलिंगटन केरल में हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश बर्णवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। हाँ बताइएगा, लिपुलेख दर्रा जो है वह किस राज्य में अवस्थित है, या उत्तराखंड में हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। और बताइए रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा बबलू जी, तुजू दर्रा कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। तुजू दर्रा कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हिमनद है, या सियाचिन हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। और यह किस राज्य में अवस्थित है, लद्दाख में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। और किस राज्य में हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा। बताएगा चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, या उत्तराखंड में हो जाएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में, केदारनाथ के उत्तर में है, उत्तराखंड में अवस्थित हो जाएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में हो जाएगा। बताएगा मेघालय का पठार जो है वह किसका भाग हो जाएगा, मेघालय का पठार, या प्रायद्वीपीय भारत का भाग हो जाएगा। मेघालय का पठार किसका भाग हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत का भाग हो जाएगा। बताइएगा भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे, या पेलियोजोइक महाकल्प में या महाकाल में निर्मित हुए थे। पेलियोजोइक महाकाल में निर्मित हुए थे। भारत के पेलियोजोइक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पेलियोजोइक। भारत में प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे, पेलियोजोइक हो जाएगा। बताए अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, या मालवा का पठार हो जाएगा। अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य कौन सी पठार हो जाएगी, मालवा का पठार हो जाएगा। और बताइएगा भारत को दो भागों में कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है, यह विंध्याचल पर्वत करता है। कौन सा करता है, विंध्याचल पर्वत जो है भारत को दो भागों में विभाजित करता है। और बताइएगा दंडकारण्य क्षेत्र जो है वह कहाँ अवस्थित है, या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य हो जाएगा। बताइएगा लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचना स्थल को किसके नाम से जाना जाता है, पूरब में द्वार के नाम से और पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को किसके नाम से जाना जाता है, पूर्व में द्वार एवं पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। बताइए भारत का औसत समुद्री तल से किस तट से मापा जाता है, या मुंबई से मापा जाता है। भारत का औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है, मुंबई से मापा जाता है। और बताइए भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, गुजरात राज्य की हो जाएगी। और बताइए प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सीधे पूछेगा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात हो जाएगा, और प्रायद्वीपीय लग जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्रायद्वीपीय लग जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। बताए भारत के कितने राज्य जो है समुद्री तटरेखा में संलग्न है, 9 राज्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 राज्य हो जाएंगे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। भारत का जो है कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न है, 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। कितने राज्य हो जाएंगे, 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। बताएगा प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर जो है यह नाम किसका सूचक था, यह हिंद महासागर का हो जाएगा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम जो है वह किसका सूचक था, यह हिंद महासागर का हो जाएगा। बताइए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है, कोरोमंडल तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा पश्चिमी भाग को किस तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट, मालाबार तट। बताएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सेंट्रल पीक हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 738 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 738 मीटर हो जाएगी। बताएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है वह कहाँ स्थित है, या बंगाल की खाड़ी में हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगी। बताएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, लक्षद्वीप में 36 है, 572 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 572। देसी रियासतों को है ना रिकॉल करके याद रखिएगा, देशी रियासत कितने थे राजीव यार,
500 प्लस थे, 72 या 70 के आसपास था, इसी से याद रखिए 572 हो जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? 572 हो जाएगी। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 738 मीटर हो जाएगी। और सैंडल पीक का पूर्ववर्ती नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट था। क्या था? पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा। बताएगा 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों के पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। पता है बैरन द्वीप जो है कहाँ में अवस्थित है? या बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? बैरन द्वीप हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? बैरन द्वीप हो जाएगा। और प्यासी भूमि का देश किसको कहा गया? ऑस्ट्रेलिया को कहा गया, जहां पे एक भी ज्वालामुखी उद्गार उपस्थित है ही नहीं या अनुपस्थित है। बताएगा श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? यह आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के समीप हो जाएगा। श्रीहरिकोटा कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के समीप हो जाएगा। बताए राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? या धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। पता है भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पब्बन द्वीप हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित हो जाएगा? पब्बन द्वीप हो जाएगा। बताएगा द्वीपों वो अलग करता है। बताए द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा नगर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? सालसेट द्वीप पर मुंबई अवस्थित हो जाएगा। बताएगा सरक्रिक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा। सरक्रिक विवाद जो है किर्क विवाद जो है वह किन दो देशों के मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा। और बताइए भारत और पाकिस्तान को अलग कौन सी रेखा करती है? रेड क्लिफ रेखा करती है। कौन सी रेखा करती है? रेड क्लिफ रेखा करती है। और पूर्व में जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा थी? डुरंड रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? डुरंड रेखा, जो अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो जाएगी। बताइएगा मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? यह मालेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। मिजोरम को किस अन्य भौतिक नाम से जाना जाता है? मालेसिस बेसिस के नाम से जाना जाता है। बताइए माउंट एवरेस्ट जो है वह किस देश में अवस्थित है? नेपाल में हो जाएगा। और बताइएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर हो जाएगी। हाँ 0.5 भी देखता है, कहीं कहीं 50 भी आपको देखने को मिलेगा। बताइएगा केटू अर्थात गॉडविन ऑस्टिक जो है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8611 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8611। और बताइएगा कंचनजंगा जो है ये कहाँ अवस्थित हो जाएगी? सिक्किम में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586। कितनी हो जाएगी? 8586 हो जाएगी। केटू अर्थात गॉडविन ऑस्टिक की कितनी हो जाएगी? 8611। माउंट एवरेस्ट की कितनी हो जाएगी? 8848 से लेकर 50 के मध्य आप देख लीजिएगा। और उसके बाद कंचनजंगा की कितनी हो जाएगी? 8586 हो जाएगी। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। पता है मानव शरीर का कौन सा अंग जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित हो जाता है? मस्तिष्क हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित हो जाता है? मस्तिष्क हो जाएगा। बताइएगा पोलियो जो है वह किसके द्वारा जनित होता है? या वायरस के कारण होता है। और वायरस की खोज किसने की थी? इवान विस्की के द्वारा की गई थी। हाँ कब की गई थी? 1892 में की गई थी। विषाणु की खोज इवान विस्की ने कब की थी? 1892 में की थी। बताइएगा सामान्य जुकाम जो है किस वायरस के कारण होता है? रीनो वायरस के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा सामान्य जुकाम जो होता है वह किस वायरस के कारण होता है? रीनो वायरस के कारण होता है। बताइएगा एनोसीमिया नामक रोग जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? या सूंघने की शक्ति में कमी हो जाती है। एनोसीमिया नामक रोग से क्या होता है? सूंघने की जो शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है। बताइएगा सल्फा दवाई जो है किन बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग में की जाती है? या बैक्टीरियल रोग जो होता है यानी बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है उसमें किस दवाइयों का प्रयोग किया जाता है? सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा डीपीटी का जो टीका है वो किन किन रोगों के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिया, टिटनस हो जाएगा। डीपीटी का टीका किन किन रोगों के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिया और टिटनस के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका। और पर्टूसिया जो होता है इसी को हिंदी में काली खांसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली खांसी कहा जाता है। बताइएगा हृदय की धड़कन किस तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा की जाती है। हृदय की धड़कन किस तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और बताइएगा हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और हृदय की जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? ईसीजी की जाती है। कौन सी की जाती है? ईसीजी की जाती है। और मस्तिष्क के लिए कौन सी की जाती है? ईईजी की जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय के लिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मस्तिष्क के लिए, ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी हृदय के लिए हो जाएगा। बताएगा संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? प्लेग नामक रोग हो जाता है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग हो जाता है?
जाता है? प्लेग नामक रोग हो जाता है। और बताइएगा चूहों को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फाइड का प्रयोग, फॉस्फेट हो जाए, सल्फाइड बोल दिया, जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। चूहों को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फिलेरिया नामक रोग जो होता है वह किससे हो जाता है? गोल कृमि के कारण हो जाता है। फाइलेरिया नामक रोग जो होता है वह किसके कारण हो जाता है? गोल कृमि के कारण हो जाता है। बताइएगा HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। और एड्स दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसके कारण हो जाता है? विषाणु के कारण हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है? किसमें कमी हो जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। बताइएगा एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। बताइएगा एड्स के उपचार के लिए कौन सी दवाई उपयोग की जाती है? यह जूडोवुडीन की जाती है। कौन सी दवाई हो जाएगी? जूडोवुडीन दवाई प्रयोग में की जाती है। बताइएगा एलिसा परीक्षण जो है किस रोग के लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। और बताइएगा थैलेसीमिया जो रोग हो जाता है इसमें शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? थैलेसीमिया रोग में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? या हीमोग्लोबिन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। बताइएगा स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधता से अधिक प्रभावी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? केवल जो होता है ना उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। इससे वर्णधानता रोग जो होता है इससे प्रभावित तो मनुष्य पुरुष रहेगा, लेकिन इसकी वाहक कौन हो जाएंगे? मादा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? वाहक मादा हो जाएगी। और प्रभावी कौन हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। बताइएगा एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तपन जो होता है वह इससे प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा मानव शरीर का? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तपन यानी फूड पॉइजनिंग जो होता है इससे प्रभावित मानव शरीर का अंग कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, अर्थात लीवर हो जाएगा। और लीवर का भार कितना होता है? 1.5 kg के मध्य होता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और बायो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर? चंद्रशेखर आजाद। हो जाता है कि मिस्टेक होता है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा आत्महत्या कर लिए थे। हाँ। बताइएगा तडोबा नेशनल पार्क जो है वह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। तडोबा नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व है और यह किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और बताया पेंच जो है वह किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पे हो जाएगा। पेंच कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पे पेंच हो जाएगा। और तडोबा लेता है मध्य प्रदेश, लेकिन दोनों की सीमा पे है। तो कभी कहीं अब जब जहाँ पे ऑप्शन महाराष्ट्र नहीं रहेगा मध्य प्रदेश के साथ चले जाइए। और उतना तो है नहीं जो क्वेश्चन सेट करेगा जो दोनों ऑप्शन दे दे। हाँ। बताइएगा प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? गणराज्य प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? गणराज्य। बताइए वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? काला दिखाई पड़ता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को वायुमंडल कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है वायुमंडल की अनुपस्थिति का। और बताइएगा हमारा वायुमंडल जो है किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। रंग की जितनी परिघटनाएं होंगी वो प्रकीर्णन के कारण होंगी। और हाँ छोटा बड़ा जो यानी धुंधला दिखाई पड़ा वो अपवर्तन के कारण। हाँ तारे टिमटिमाएंगे अपवर्तन के कारण, सूर्य छोटा बड़ा दिखाएगा अपवर्तन के कारण, और लालिमा दिखेगा तो प्रकीर्णन के कारण। बताइएगा रक्तचाप को किससे मापते हैं? किस यंत्र से? स्फेग्नोमीनोमीटर के द्वारा मापते हैं। रक्तचाप को किससे मापते हैं? स्फेग्नोमीनोमीटर। और बताइएगा हम मानव शरीर का रक्तचाप जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है? अधिक होता है। कम होगा तो प्रभाव पड़ेगा ना वायुमंडलीय दाब का, ये अधिक होता है वायुमंडलीय। बताइएगा 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में किया गया था। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। बताइएगा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या हो जाती है? घट जाती है। और त्रिज्या त्रिज्या हो जाएगी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बताइएगा भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? महामहिम राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारत में कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? महामहिम राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइएगा
बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? बोंडला या गोवा में हो जाएगा। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। बताइएगा पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? 51 से 56 के मध्य चलाई गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना पे किस पे बल दिया गया था? कृषि पे बल दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा हेराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित था और इस पे कृषि पे ज्यादा जोर दिया गया था। और दूसरा जो था उसमें उद्योग पे ज्यादा बल दिया गया था। बताइएगा राजकोषीय घाटा जो है वह कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कुल व्यय में कुल प्राप्ति को घटा के राजकोषीय घाटा प्राप्त किया जाता है। राजकोषीय घाटा कैसे प्राप्त किया जाता है? कुल व्यय में से कुल प्राप्ति को घटाकर राजकोषीय घाटा प्राप्त किया जाता है। बताइए मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किन्होंने दिया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किन्होंने दिया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। बताया पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन जो है किन्होंने उत्पादित किया था? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा किया गया था। पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन किन्होंने उत्पादित किया था? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित किया गया था। बताइएगा उपकला उत्तक जो है वह किसमें पाई जाती है? उपकला उत्तक या त्वचा में पाई जाती है। उपकला उत्तक कहाँ पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है। और हमारे त्वचा के रंग के लिए कौन निर्भर? मेलानिन हो जाएगा। कौन निर्भर करेगा? मेलानिन निर्भर करता है। बताइएगा तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। बताइएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने की थी? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने की थी? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। और कब की गई थी? 1867 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा 1867 में की गई थी। बताएगा चारों वेदों में से कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांडों से संबंधित है? यजुर्वेद हो जाएगा। चारों वेदों में से कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांडों से संबंधित है? यजुर्वेद में हो जाएगा। और किस वेद में बलि का उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद में ही किया गया है। किस वेद में बलि का उल्लेख है? यजुर्वेद में। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। बताइएगा मूल संविधान में जो था कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था? 7 प्रकार की। सही जवाब हो जाएगा मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख? 7 प्रकार का। जिसमें से एक जो है धन संचय जो था धन वो हट गया है। 19 के एफ के 300 के क में चला गया। 19 के एफ में था वो 300 के क में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। बताइएगा 86वां संविधान संशोधन जो है वह कैवा मौलिक कर्तव्य के तौर पे जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य के तौर पर जोड़ा गया था। और 10 मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। बताइएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा और मध्यमा उंगली के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का हो जाएगा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र। दोनों में तर्जनी जो है ना चुंबकीय क्षेत्र को ही प्रदर्शित करता है। बताइएगा ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। बबलू जी ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। और ग्राम पंचायत की उम्मीदवारी के लिए उम्मीदवार सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ग्राम पंचायत में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। बताइएगा मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? या राजस्थान में मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर राजस्थान में। बताइएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। और बताइएगा योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कब कर दिया गया था? 2014 में किया गया था। स्थापना 15 में हुई थी लेकिन 14 में ही नाम परिवर्तित कर दिया गया था। बताइएगा मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल से निकलते हैं? 2 हो जाएंगे। मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? 2 अणु हो जाएंगे। बताइएगा भारत जो है गेट का सदस्य कब निर्मित हुआ था? 1948 में। 8 जुलाई 1948 को। गेट की स्थापना कब हुई थी? 45। सही जवाब हो जाएगा। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1945। और गेट का नाम परिवर्तित करके जो है 47 और 47 है। देख लीजिए एक बार गेट का स्थापना 47 बन गया।
WTO हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 1995 से इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। एक बार देख लीजिए, 1947 हो जाएगा। और भारत कब सदस्य बना है? 8 जुलाई 1948 को। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। और भारत कब इसकी सदस्य बना है? 8 जुलाई 1948 को हो जाएगा। बताएगा सबसे ज्यादा ऋचाएं जो है वह किस वेद में उल्लेखित है? या ऋग्वेद में हो जाएगी। सबसे ज्यादा ऋचाएं किस वेद में उल्लेखित है? ऋग्वेद में हो जाएगी। बताएगा नोंगक्रेम नृत्य जो है उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? या मेघालय में मनाया जाता है। नोंगक्रेम उत्सव नृत्य उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? या मेघालय में मनाया जाता है। बताएगा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किन्होंने दिया था? बलवंत राय मेहता। 1957 अशोक 77 हो जाएगा। हाँ बताइएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो है वह किस अनुसूची में उल्लेखित है? या 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियों का उल्लेख है? 3 सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची हो जाएगा। और संघ सूची में वर्तमान में कितने विषयों का उल्लेख है? 100। पूर्व में कितना था? 97। और बताइएगा समवर्ती सूची में पूर्व में कितने थे? 47। अब 52 हो गया है। और राज्य सूची में 66 थे, अब 61 विषय हो गए। बताइएगा कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहानों में बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? वितरिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरिकाएं कहा जाता है। जब कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहानों में बढ़ जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? वितरिकाएं कहा जाता है। ये डेल्टा ही है, विपक्षी भाग। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन रेलवे स्पेशल दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स होमवर्क सीरीज के माध्यम से दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? या ब्राजील में होगी। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ब्राजील में होगी। बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? गज सी हो जाए। सही जवाब है बबलू जी, एकदम आगे आप लाइन पे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या हो जाएगा? गज सी हो जाएगा। बताएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई है? अपना बिहार, अपना प्यारा बिहार राज्य के द्वारा की गई थी। बताएगा किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा। बताएगा किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? यह IIT दिल्ली हो जाएगा। किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? यह IIT दिल्ली हो जाएगा। बताएगा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? या नई दिल्ली में किया गया। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम एवं कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। बताएगा 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? या पंजाब के द्वारा। 2025 का पूछ रहे हैं। 25 से कहें पंजाब, उसे पूर्व में जीता था, पंजाब से पूर्व। बताइएगा भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जस्टिस BR गवई। और 53 में कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, जो अभी वर्तमान में 52 में कौन थे? BR गवई हो जाएंगे। बताइएगा भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डसलिक का 6ठा संस्करण जो है वह कहाँ आयोजित हुआ था 2025 में? या पुणे में हो जाएगा। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास डसलिक जो था वह भारत कहाँ आयोजित हुआ था? या पुणे में आयोजित हुआ था। बताए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को नियुक्त किया। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? मीराबाई चानू को किया गया। बताएगा किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपिक पुरस्कार मिला है 2025 में? डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। किन्हें मिला है? डी नागेश्वर रेड्डी को। किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपिक पुरस्कार मिला है? डी नागेश्वर रेड्डी को। और एंडोस्कोपिक जांच जो होती है वो आंतरिक तौर पे की जाती है। आंतरिक शारीरिक संरचना में जो यानी कि कमी उत्पन्न हो गई है उसकी जांच के लिए कौन सा जांच किया जाता है? एंडोस्कोपिक। और बाह्य के लिए किया जाता है स्कोपिक हो जाएगा। बताएगा 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री कौन है? सुनेत्रा पवार हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सुनेत्रा पवार, जो अजित पवार जी की धर्मपत्नी है। बताइएगा भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ में की है? या नई दिल्ली में की है। भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली में। बताए किस बैंक ने
ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और किस ट्रेन में लगाया है? पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। किस ट्रेन में लगाया है? पंचवटी एक्सप्रेस में। और किस बैंक के द्वारा लगाया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया। बताइएगा लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? अमेरिका हो जाएगा। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। बताइएगा कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस। तिरंगा पर को जीआई टैग मिला है? बनारसी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपोरेटर विकसित किया है? यह आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आईआईटी बॉम्बे। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते के जैसा सोलर एवोपोरेटर विकसित किया है? यह आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। बताइए किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? यह भी आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? होस्ट प्रोटीन की खोज किस आईआईटी के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा की गई। बताइएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित होगा? यह भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत में हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य रसिया शायद बना है। अब देख लीजिए रूस बना है। बताइए कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है 2025 में? या तेलंगाना में किया गया। बताइए किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? अपना बिहार हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? बिहार हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पता है किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया गया है? यह उत्तराखंड हो जाएगा। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया? उत्तराखंड हो जाएगा। पता है 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का ही हो जाएगा। बताइएगा किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई। पता है किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिनीव 7 महीनों के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? या रूस के हो जाए। एलेक्सी कोनोनेव हो जाएंगे। ओवचिनिनीव इसमें लिखा हुआ है। 1000 से ज्यादा दिन तक ये अंतरिक्ष में रहने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे। बताइए भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे। बताइए भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? यह हिमाचल प्रदेश में किया। भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? यह हिमाचल प्रदेश में किया है। और भारत में सबसे सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ था। और IBC का प्रसारण जो हुआ था यह 1927 में हुआ है। बताइएगा भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? या UAE में हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? UAE में। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा लॉरियल्स विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो किन्हें चुना गया है? या आर्म डुप्लांटिस को चुना गया है। लॉरियल्स विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खेल पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? आर्म डुप्लांटिस को दिया गया है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज है वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। लॉरियल्स विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के तौर पर चुने गए आर्म डुप्लांटिस जो है वह किस खेल से संबंधित है? लॉरियल्स विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के तौर पर चुने गए आर्म डुप्लांटिस जो है वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क पूर्व में ही मिल जाएगा। उसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। और साथ ही हमारे जिन भी साथियों का दरोगा का जो प्री एग्जाम हो चुका है वो अपने मेंस की तैयारी में पुरजोर तरीके से लग जाएं और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का प्रयास करें जिससे उनको एग्जाम में अत्यधिक हेल्प मिले। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।